नमस्कार साथियों, श्रव्य एग्जाम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की रिवीजन क्लासेज ले रहे हैं। उसी संबंध में जो है पिछली कुछ क्लासेज में जो है कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जो है बची रह गई थी, उसे एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद जो है जो हमने सारा टॉपिक किया हुआ है वहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उसकी भी चर्चा जो है करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे मुख्य प्रमुख शब्दावली है, पदनाम है, वो है मूल प्रजाति। फाउंडेशन स्पीसीज क्या होती है? फाउंडेशन स्पीसीज के संबंध में ये कहा जाता है कि मूल प्रजाति वह होती है जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र का आधार बनती है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र का आधार बनती है, किसी इकोसिस्टम का आधार बनती है और अन्य जीवों को आवास, भोजन तथा संरक्षण प्रदान करती है। मतलब कोई ऐसी प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र में, कोई ऐसी प्रजाति जो पारिस्थितिकी तंत्र का आधार बनती है तथा दूसरे जीवों को आवास, भोजन एवं संरक्षण प्रदान करती है, वो मूल प्रजाति कहलाती है, फाउंडेशन प्रजाति कहलाती है। जैसे इस प्रजाति के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां आपकी शामिल होंगी। प्रवाल भित्तियां कोरल रीफ्स, है ना। कोरल रीफ आप जानते हैं वो अनेक जीव जंतुओं का, जैव विविधता का जो है भंडार होता है सागरी जली तंत्र में, ठीक है। तो वहां पे इसकी चर्चा हम उदाहरण के तौर पे कर सकते हैं। अगला है आपका मैंग्रोव वन। जो मैंग्रोव वन होते हैं वहां पर भी जैव विविधता जो है अपने चरम स्तर पर प्राप्त होती है, क्योंकि वो भी संक्रमण क्षेत्र होता है। और जो बड़े वृक्ष होते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है मूल प्रजाति के तहत जो है शामिल होते हैं। जैसे देवदार या सॉल के जो वृक्ष होते हैं वो बहुत बड़े वृक्ष होते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो है दूसरी प्रजातियों को आवास, भोजन एवं संरक्षण जो है प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि मूल प्रजाति क्या होती है, उसके उदाहरण क्या क्या हैं, ठीक। और उसके जो है परिभाषा और उदाहरण दोनों हमने समझ लिया। अब उसका महत्व क्या होता है मूल प्रजाति का, वो देख लेते हैं। मूल प्रजाति के जो है महत्व में पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का निर्माण करती है। यानी कि मूल प्रजाति जो होती है पारितंत्र में वो इतनी महत्वपूर्ण होती है कि वो पारितंत्र का, पारिस्थितिकी तंत्र का जो है संरचना का निर्माण करती है। अगर मूल प्रजाति ना रहे तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो अस्तित्व है, जो उसका एक रूपरेखा है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ रहे हैं। और अगला महत्व में अगला बिंदु है इसके, अनेक प्रजातियों को आश्रय देकर जैव विविधता भी बढ़ाती है। जैसे कि अभी प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में हमने कहा कि जैसे स्थल तंत्र पे जो है जो विश्वतीय वन होते हैं वो जो है जिस तरीके की जो है प्रगाढ़ता रखते हैं जैव विविधता के संदर्भ में, ठीक उसी तरह जो है सागरी तंत्र में या जलीय तंत्र में जो प्रवाल भित्तियां होती हैं वो समुद्री वर्षा वन कही जाती हैं। जैसे स्थल पे अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, उसी तरीके से जलीय तंत्र में प्रवाल भित्तियां जो होती हैं वो सागरी वर्षावन कहलाती हैं, समुद्री वर्षावन कहलाती हैं। और वहां पे जो है अनेक अनेक प्रजातियां जीव जंतुओं का जो है प्रवास स्थल होता है, वास स्थान होता है, ठीक। और आगे जो है इसका महत्व है कि ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र को स्थिर बनाए रखते हैं। यानी कि आप जानते हैं किसी भी पारितंत्र के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए जो वहां पे ऊर्जा प्रवाह एवं पोषक तत्वों का जो चक्रण होता है जिससे वो पारितंत्र जीवित रहता है, चलायमान रहता है ना। तो उसके लिए जो है ऊर्जा का प्रवाह होते रहना चाहिए, पोषक तत्वों का चक्रण होते रहना चाहिए। ऊर्जा तो एक ही दिशा में चलेगी, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी, लेकिन पोषक तत्वों का चक्रण निरंतर होता रहता है, ठीक है। तो ये हमने जो फाउंडेशन स्पीसीज है उसकी क्या डिफिनीशन है, उसके क्या क्या उदाहरण है और उसका क्या पारितंत्र के संदर्भ में महत्व है, वो हमने जान लिया। यहाँ से अगर कोई कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी बनता है, चाहे वो कथन कारण के रूप में हो, चाहे जो है फैक्ट के रूप में हो, तो आप जो है उसको हल कर ले जाएंगे। आगे चलते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है ना। आप अक्सर जानते होंगे कि अम्ब्रेला प्रजाति है ना क्या होती है, या कीस्टोन प्रजाति क्या होती है। तो कीस्टोन प्रजाति जो है हम पिछले वीडियो में चर्चा कर लिए थे प्रश्न के माध्यम से। अब सीधे हम आए हैं अम्ब्रेला प्रजाति के संदर्भ में। तो अम्ब्रेला प्रजाति की परिभाषा क्या है? अम्ब्रेला प्रजाति वह होती है जिसके संरक्षण से उसके आवास में रहने वाली कई अन्य प्रजातियों का भी संरक्षण स्वतः हो जाता है। जैसे
सपोज कीजिए ये कोई ऐसे करके छाता होता है ना, तो इस छाते के तहत कोई दूसरी प्रजातियां हैं, तो उनका संरक्षण जो है स्वतः हो जाएगा। अगर वहां पे कोई अम्ब्रेला प्रजाति विद्यमान है तो दूसरी प्रजातियों का जो संरक्षण है वो स्वतः हो जाएगा। संरक्षण किस संदर्भ में? क्योंकि उनके आवास के संदर्भ में, उनके भोजन के संदर्भ में। समझ रहे हैं? अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अम्ब्रेला प्रजाति है क्या। सबसे पहली जो सबसे चर्चित जो अम्ब्रेला प्रजाति कही जाती है उदाहरण के तौर पे, वो है बाघ, टाइगर। ठीक। अगला है आपका पांडा या हाथी। हाथी के संदर्भ में हमने चर्चा किया था कि जो भी जंगल में हाथी होते हैं वो जब विचरण करते हैं ग्रुप में अपने, तो छोटे छोटे पौधों को उखाड़ फेंकते हैं, टहनियों को तोड़ते रहते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि वहां पर प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश पहुंचता है ना, सतह पे, और उसके बाद नए नए पादप जीव जंतुओं का विकास होता रहता है और जैव विविधता को जो है विविधता प्राप्त होती है। समझ रहे हैं? जिससे अनेक प्रकार के दूसरे प्रकार के जंतुओं को जो है विकास करने में, पौधों को विकास करने में, घास को विकास करने में, है ना, जड़ी बूटियों को विकास करने में एक स्कोप बनता है, एक नया स्थान स्थान प्राप्त होता है। क्योंकि कोई वृक्ष रहेगा, उसका आवरण ज्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से जो वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, तो उसमें जो हाथी होते हैं इस स्तर पे जो है अपनी भूमिका अदा करते हैं। जैसे बाघ हुआ, तो बाघ जो है वो इस तरह से सहायता करता है कि वो इकोसिस्टम में बैलेंस बना के चलता है। जैसे शाकाहारी जो जीव जंतु हैं, वो उनकी संख्या कहीं ज्यादा ना हो जाए, जैसे हिरण हुआ, नीलगाय हुआ, संख्या को बैलेंस करता है। अगर संख्या उनकी ज्यादा हो जाएगी तो वो ओवर ग्रेजिंग करेंगे, अतिचारण करेंगे, घास तंत्र को एकदम पूरी तरह से मरुस्थलीय तंत्र में परिवर्तित कर देंगे। तो इसलिए बाघ जो है यहाँ पर अम्ब्रेला प्रजाति के तहत जो है शामिल होता है। अब जो है इसका महत्व देख लेते हैं कि इन प्रजातियों का महत्व क्या क्या होता है। ये प्रजातियों के संदर्भ में महत्व जो है, संरक्षण प्रयासों को सरल बनाते हैं। जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे या पारितंत्र का जो संरक्षण होता है उसको आसान बनाते हैं, सरल बनाते हैं। बड़े आवास क्षेत्रों की रक्षा सुनिश्चित करते हैं। आप जानते हैं कि एक बाघ क्षेत्र जो होता है, किसी एक बाघ का एक अपना क्षेत्र होता है, उसका अपना जो है एक मतलब इकोसिस्टम होता है, एक अपना निकेत होता है। समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है बाघ जो है जिस क्षेत्र में रहेगा, जहां जहां उसके पदचिन्ह पड़े रहेंगे, वहां वहां दूसरा बाघ मुश्किल ही है कि उस क्षेत्र में एंट्री करेगा। अगर वहां पे एंट्री करेगा तो दोनों के मध्य जो है ना, समस्या आ सकती है। अगला है आपका संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में सहायक होता है। ओवरऑल जो है ये जो है प्रजातियां, जो अम्ब्रेला प्रजाति हैं, ये संपूर्ण इकोसिस्टम के बैलेंस में, विनियमन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि अम्ब्रेला प्रजाति होती क्या है, पर्यावरण के संदर्भ में, पारितंत्र के संदर्भ में उनका क्या क्या महत्व है और क्या क्या उदाहरण बनते हैं, वो हमने जान लिया। यहाँ पे आगे चलते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है आपकी संकेतक प्रजाति। इंडिकेटर स्पीसीज क्या होते हैं, है ना? ये जो प्रजातियों के संदर्भ में है, ये इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं कि कभी अगर यहाँ से प्रश्न बन गया, है ना, तो आप जो है उस चीज को मिस ना कर जाएं, इसलिए हमने जो है इसको अलग से ले लिया है। हाँ, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। संकेतक प्रजाति क्या होती है वो देख लेते हैं। संकेतक प्रजाति वह होती है जो पर्यावरण की गुणवत्ता या उसमें हो रहे परिवर्तन, जैसे प्रदूषण, का संकेत देती है। इसके नाम से ही यहाँ पे विदित है संकेत। ऐसी प्रजाति जो किसी ना किसी चीज को इंडिकेट करती है, संकेत देती है, दर्शाती है ना, डिनोट करती है, वो जो है संकेतक प्रजाति होती है। खास करके प्रदूषण, कुछ ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो है प्राप्त होते हैं हमारे पारितंत्र में, जो जो इंडिकेटर का काम करते हैं, संकेतक का काम करते हैं कि वहां पे कुछ विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं, कोई वहां पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, वो किस रूप में देखते हैं। उदाहरण के तौर पे जो लाइकेन होता है, लाइकेन आप जानते हैं कवक एवं शैवाल का जो है सहजीवी होता है लाइकेन। ठीक। और लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण का संकेतक होता है। यानी कि अगर कहीं पर लाइकेन नहीं प्राप्त हो रहा है तो वहां पर वायु प्रदूषण की मात्रा सर्वाधिक होगी। समझ रहे हैं? वहीं
मेंढक जो होता है वह जल की गुणवत्ता का संकेतक होता है। यानी कि अगर स्वच्छ जल है तो वहां पर मेंढक प्राप्त होगा। अगर वहां स्वच्छ जल नहीं है, वो जल दूषित है, उसकी बीओडी ज्यादा है, तो वहां पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, तो वहां पर मेंढक जो है नहीं प्राप्त होगा। तो अगर किसी जलीय तंत्र में मेंढक प्राप्त हो रहे हैं, कोई ऐसा पारितंत्र है जहां पे लाइकेन प्राप्त हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो जो है वहां इंडिकेट कर रहे हैं वहां की पर्यावरणीय दशाओं को। ठीक। अगला है आपका, एक मछली होती है ट्राउट मछली, वो भी स्वच्छ जल का संकेतक होती है। यानी कि अगर वो वहां प्राप्त हो रही है तो वहां पर जल की स्वच्छता जो है अच्छी है। समझ रहे हैं? इनके महत्व क्या क्या है, महत्व देख लेते हैं। संकेतक प्रजाति के महत्व: पर्यावरणीय परिवर्तन की प्रारंभिक चेतावनी देते हैं। यानी कि इनके अध्ययन से, यानी कि लाइकेन के, मेंढक के और इस मछली के अध्ययन से जो है हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि वो पर्यावरण में प्रारंभिक चेतावनी मिल रही है हमें कि वहां पे कुछ विसंगतियां उत्पन्न होने वाली हैं, वहां पर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होने वाली है। ठीक है। तो अगर वहां पर जो है इस प्रकार ये डिनोट कर रहे हैं कोई चीज, तो वहां पे हमें सजग हो जाना पड़ेगा पर्यावरण को, संरक्षण को लेके। ठीक है, नहीं तो समस्या हो सकती है। प्रदूषण के स्तर का आकलन करने में मदद करते हैं, साधारण सब पॉइंट है। संरक्षण नीतियों के निर्माण में सहायक होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हमें जो है इनके द्वारा कोई संकेत मिल रहा है, कुछ हमें पहले से जो है कोई जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे प्रदूषणकारी तत्वों की प्रधानता है ना, वायु प्रदूषण ज्यादा है, तो उसके संदर्भ में हम पहले से अवेयर हो सकते हैं, पहले से जागरूक हो सकते हैं, पहले से प्रोएक्टिव हो सकते हैं कोई नीति निर्माण में। समझ रहे हैं? जिससे जो है समय रहते हम जो है उसका निस्तारण कर सकें, उस समस्या को निपटा सकें। ठीक। तो इस प्रकार से हमने जाना कि संकेतक प्रजाति क्या होती है, उसके क्या क्या उदाहरण होते हैं, और पर्यावरण के संदर्भ में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, अपनी महत्ता रखती है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तो ये ओवरऑल जो है निष्कर्ष है कि ये तीनों प्रजातियां, मूल प्रजाति है, जो अम्ब्रेला प्रजाति है, और जो संकेतक प्रजाति है, वो पारिस्थितिकी तंत्र को जो है समझने में, संरक्षित करने में और उनको संतुलन बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। अब यहां से जो है हमारे प्रश्न शुरू हो जाते हैं कि जो भी हमने पिछले टॉपिक पढ़े हैं उसको जो है हम जो है एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, एक रिवीजन कक्षा के रूप में, ताकि हमें वो चीज़ें मेमोराइज हो जाएं, याद हो जाएं, पुनः फिर भूले ना, वो हमें मेमोरी में यहाँ पर स्थायी हो जाएं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है, क्या? पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों, चट्टानों कि अपक्षय से प्रभावित होता है, वेदरिंग जो होती है उससे प्रभावित होता है, कौन सा चक्र प्रभावित होता है? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, उपरोक्त सभी। अब इसमें से आप ये अनुमान लगाइए कि कौन से गैसीय चक्र हैं और कौन से अवसादी चक्र हैं। ठीक। हमने सबसे पहले दो डिवीजन किया हुआ था क्लास में, एक गैसीय चक्र का, एक आपका अवसादी चक्र का, सेडिमेंट्री साइकिल का। तो उसमें से आप देखेंगे कि नाइट्रोजन चक्र तो गैसीय चक्र है, तो ये होगा नहीं, उपरोक्त सभी की बात हो नहीं रही है। बचा कौन सा? कार्बन चक्र, ये भी गैसीय चक्र था। अब अंशतः तो ये भी गैसीय चक्र ही था ना। बचा कौन? फास्फोरस चक्र। तो बात क्या है, पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है, तो कौन सा चक्र है? फास्फोरस चक्र। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। अब यहां पर पूछ रहा है कि वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, तो यहाँ पे फिर वही डिवीजन कीजिए, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। तो यहाँ पे देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो सीधे किसी चक्र को प्रभावित करता है, तो वो क्या फास्फोरस चक्र को प्रभावित करेगा? नहीं। सल्फर को? बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन को थोड़ा सा कर सकता है, लेकिन कार्बन चक्र को ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन चक्र से संबंधित है CO2। यानी कि CO2 गैस का जो है किस प्रकार से
विनियमन हो रहा है, किस प्रकार से वो पर्यावरण में आ रही है, किस प्रकार से जैव अजैव घटकों से प्रभावित हो रही है, यहाँ से वहाँ उसका जो है संचरण हो रहा है, तो उस क्रम में जो है जो सूर्य के प्रकाश है उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस लिहाज से ये जो कार्बन चक्र है यहाँ पर जो है वो ज्यादा प्रभावी कारक हो जाएगा, जो है उसमें जो है सूर्य के प्रकाश जो है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो कंपोनेंट होते हैं उनके चक्रण को क्या कहा जाता है? भूवैज्ञानिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र। ये जो है काफी आसान सा प्रश्न है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर रिवीजन नहीं किए हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए इसे हमने पुनः ले लिया है। रासायनिक चक्र केवल है? नहीं। जैव है, रासायनिक चक्र है? बिल्कुल नहीं। जैव भू रासायनिक चक्र है? बिल्कुल। भू वैज्ञानिक चक्र है? नहीं। बायो जियो केमिकल साइकिल, इसकी चर्चा हो रही थी। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सही कथन है कौन से? कथन देख लेते हैं सबसे पहले। प्रवाल भित्ति प्रक्रिया कोरल रीफ सिस्टम की उत्पादकता सबसे अधिक होती है। सपोज करते हैं कि हमें यह नहीं पता है, फिर रेगिस्तान कम उत्पादन क्षमता का क्षेत्र है। समझते हैं, अभी इसी डिटेल में समझते हैं। गन्ने की उत्पादकता अधिक है। उपरोक्त सभी। ये जो ऑप्शन सी है ये थोड़ा सा जो है डिटेल में और इसे देना चाहिए था, लेकिन हम फिर भी समझ लेंगे इसको। अब ये चर्चा है कि प्रवाल भित्ति प्रक्रिया जो होती है, कोरल रीफ सिस्टम जो होता है, उसकी उत्पादकता सबसे अधिक होती है। अभी अभी हमने चर्चा किया था कि जो मूल प्रजाति में हमने देखा था प्रवाल भित्ति को। ठीक, जैसे आप जानते हैं स्थल तंत्र पर, स्थल मंडल पर जिस प्रकार से अमेजन बेसिन एवं कांगो बेसिन के जो वन पाए जाते हैं, एक तरह से वो देखा जाए तो वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में पहुंच चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से जलीय तंत्र में जो कोरल रीफ सिस्टम होता है वो जो है उसी प्रकार का जो है चीजों को निरूपित करता है। जैसे यहाँ पर सागरी तंत्र में सर्वाधिक जैव विविधता प्राप्त होगी। सर्वाधिक जैव विविधता प्राप्त होगी। जैव विविधता से तात्पर्य है कि जीव जंतु वहां पे सर्वाधिक ज्यादा होंगे, सबसे मैक्सिमम होंगे। शैवाल होंगे, है ना, छोटे छोटे मूंगा चट्टाने जो होती हैं। फिर कहने का तात्पर्य यह है कि जो जलीय तंत्र है उसकी उत्पादकता अगर मापनी है तो आप कोरल रीफ सिस्टम को देखेंगे, और वहां पर जो है आपको पता चलेगा कि सर्वाधिक महासागरों का जो सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र होता है, प्योर महासागर, जैसे आप जो मैंग्रोव क्षेत्र होते हैं उसकी चर्चा नहीं की जा रही है, जो इकोटोन होते हैं, जो संक्रमण क्षेत्र होते हैं उसकी चर्चा नहीं की जा रही है। मुख्य जो जलीय निकाय है, जो महासागर का गहनतम बिंदु है या महासागर का ऐसा क्षेत्र जो कहीं तट से जुड़ा हुआ नहीं है, तट से संलग्न नहीं है, मुख्य भूमि से संलग्न नहीं है, उसकी चर्चा हो रही है कि वहां पर अगर देखा जाएगा तो जो कोरल रीफ सिस्टम होगा उसकी उत्पादकता सर्वाधिक प्राप्त होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे आता है आपका रेगिस्तान कम उत्पादक क्षेत्र है। अब यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र होते हैं, यहां 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष जो है इतनी ज्यादा, मतलब इतनी न्यूनतम वर्षा होती है। यानी कि अगर सबसे ज्यादा तापमान है लेकिन वहां पे वर्षा की मात्रा एकदम न्यूनतम है। अगर वर्षा न्यूनतम प्राप्त हो रही है तो वर्षा न्यूनतम प्राप्त होने के क्रम में वहां पे जीव जंतु पेड़ पौधों का विकास कैसे होगा? पेड़ पौधों का विकास नहीं होगा तो वहां पे जो है पेड़ों से पत्तियां नहीं गिरेंगी, घास शुष्क जैवभार के रूप में मृदा में नहीं मिलेंगी, तो पोषक तत्वों का चक्रण नहीं होगा, जिसके क्रम में क्या होगा, ह्यूमस नहीं बनेगा, फिर मृदा उर्वरता नहीं बनेगी, फिर पुनः नए पौधे नहीं उग पाएंगे।
तो ये जो एक क्रम चलता है, जो बायोजियोकेमिकल साइकिल का एक क्रम चलता है, वो वहां पे डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जिससे रेगिस्तान जो होते हैं, रेगिस्तानी जो भूमि होती है, जैसे थार का मरुस्थल है या सहारा का मरुस्थल है, तो वहां पर उस क्षेत्र की जो उत्पादन क्षमता है, वहां पर जो जीव जंतुओं के संदर्भ में, पेड़ पौधों के संदर्भ में, शुष्क जैवभार के संदर्भ में, तो वो जो है बिल्कुल भी न्यूनतम हो जाती है, नगण्य हो जाती है। ठीक। और गन्ने की उत्पादकता आप जानते हैं, जो भी जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी, जहाँ पे उच्च तापमान 32 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा, और गन्ना जो है वार्षिक फसल है, ठीक, तो इस प्रकार से, और अधिक नमी चाहिए होती है, तो इन संदर्भ में तो ये जो है आपके तीनों सही हो जाते हैं, उपरोक्त सभी जो है इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कोरल रीफ सिस्टम जो है ना, इसका जो जो भी इसके विकास की दशाएं होती हैं, कौन कौन सी कोरल रीफ होती हैं, है ना, फ्रिंजिंग रीफ, एटॉल और सब चीज़ें, बैरियर रीफ, तो ये सब कुछ डिटेल में हम चर्चा करेंगे, वो ज्योग्राफी की क्लास में होगा। लेकिन पर्यावरण के संदर्भ में भी अगर अभी आएगा, जब जीवों पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर जो है संक्षिप्त चर्चा हम कर देंगे कि इनके लिए कितनी सागरी लवणता चाहिए होती है, कितना इनका तापमान चाहिए होता है ना। सागर की अगर तापमान ज़्यादा बढ़ता है तो उससे किस प्रकार से जो है कोरल ब्लीचिंग हो रही है ना, प्रवाल विरंजन हो रहा है। तो और एक इस संबंध में एक रिपोर्ट आई थी, जो है विल क्लिंसन रिपोर्ट, जो है कोरल रीफ के संदर्भ में, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, ताकि जो है कहीं से भी अगर किसी तरीके का कोई भी फैक्चुअल प्रश्न आता है तो वो आपसे बच ना सके। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 6 मौलिक जैविक तत्व हैं। पिछली क्लास में ही इसके संदर्भ में हमने चर्चा किया था कि जो मौलिक तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं। अब आप देखिए, कार्बन सब में कॉमन है, हाइड्रोजन भी सब में कॉमन है, ऑक्सीजन इसमें कॉमन नहीं है, इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर आया नाइट्रोजन, इसी में कॉमन नहीं, इसमें भी कॉमन नहीं, इसको कैंसिल कर देते हैं। बचा सल्फर, हालांकि सल्फर यहाँ पे था लेकिन यहाँ मैग्नीशियम था। फिर ये है आपका फास्फोरस। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये जो है हमारे शरीर के लिए, पौधों के शरीर के लिए, जीवन के लिए, जीव जंतु के लिए, ये सबसे जो है मूल तत्व कहे जाते हैं, है ना। तो ये जो 6 तत्व हैं, अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि कुछ तत्वों का नाम दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन बृहत तत्व हैं, जो बड़े स्तर पे भूमिका अदा करते हैं, जो है ना, जीव जंतु की या बायोमास के निर्माण में, तो वो जो है आप यहाँ पर प्रश्न कर ले जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अवयव जो अल्पांश के रूप में आवश्यक होते हैं, मतलब ऐसे तत्व जो है जो अल्पांश यानी थोड़ी मात्रा में ही किसी मतलब आवश्यक होते हैं जीव जंतुओं के विकास में, पौधों के विकास में, वो कौन से तत्व हैं, उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। तो हालांकि इसकी हमने चर्चा नहीं की थी, लेकिन प्रश्नों के माध्यम से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और आपको जो है रिवीजन आपका करा रहे हैं, क्योंकि ये पूर्णतः रिवीजन ही क्लास है। ठीक, अब ये है आपका मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये जो तत्व हैं, ये कहीं ना कहीं सूक्ष्म मात्रा में ही जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के विकास में, खासकर जो है पादपों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, जैसे हमने जो है पिछली कक्षाओं में चर्चा किया कि जो मैग्नीशियम होता है, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, ये जो है क्लोरोफिल का की में भूमिका अदा करता है ना, अति पत्तियों में जो है, जो हरित लवक पाया जाता है, उसमें उसमें जो है अपनी, जैसे होता है ना कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है, ठीक वही कार्य जो है यहाँ पर जो है पत्तियों के संदर्भ में मैग्नीशियम करता है। क्लियर हो गया? अब आप रिलेट कर पाएंगे, जो जो हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन होता है, ठीक, तो उसी तरीके से जो पर्णहरिम होता है, पर्णहरित होता है, वहां पर जो मैग्नीशियम का जो कार्य है, ठीक वही कार्य यहाँ पे आयरन करता है, यहाँ पर वही कार्य मैग्नीशियम करता है। क्लियर हो गया?
और ये जो है तत्व आप याद कर लेंगे, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये जो है अल्पांश में ही यानी कि थोड़ी मात्रा में ही पोषक तत्व के रूप में पौधों को आवश्यक होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं, मैंने पिछली कक्षा में चर्चा किया था कि एक नियम है जिसके तहत ये है कि अगर किसी पौधे का विकास होना है तो वो बड़े तत्वों से, बृहद तत्वों से प्रभावित होगा, लेकिन उससे ज्यादा प्रभावित होगा जो अल्पांश तत्व होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी तत्व में जो है जो सूक्ष्म स्तर पे जो तत्व प्राप्त होते हैं, अगर उनकी मात्रा कम हो जाएगी तो जो पौधा है उसका जो है पूर्ण रूपेण जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। वो कहीं ना कहीं जो है किसी भी स्तर पे जाके वहां पे समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अवयव जो अल्पांश के रूप में प्राप्त होते हैं, आवश्यक होते हैं पौधों के विकास के लिए, वो कौन कौन से हैं? मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को कहते हैं। प्रोड्यूसर के स्तर पे नहीं, कंज्यूमर के स्तर पे संग्रहित जो ऊर्जा है उसको क्या कहते हैं? संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? फलित प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, कुल उत्पादकता। अब आप याद करिए, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर थे, ये प्राइमरी कंज्यूमर थे, ये सेकेंडरी कंज्यूमर थे, ये क्लाइमेक्स कंज्यूमर थे, यानी कि शीर्ष उपभोक्ता थे। ठीक, तो अब आप यहां से देखेंगे कि सकल प्राथमिक उत्पादकता की बात हो रही है, अभी यहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं है इसकी। कुल उत्पादकता की बात हो रही है, इसकी भी कोई चर्चा नहीं है। द्वितीयक उत्पादकता यानी कि उपभोक्ता जो है, पहला उपभोक्ता कौन है आपका? ये, इसके संदर्भ में द्वितीयक उत्पादकता यानी कि जब उत्पादक से जब उत्पादक से पहले दूसरे पोषक स्तर पे जैसे ही प्राथमिक जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर होते हैं, है ना, प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं, वो जैसे ही घास का या शाकाहारी साग सब्जियों का जैसे ही सेवन करते हैं तो उनकी जो उत्पादकता होगी वही कहलाएगी आपकी द्वितीयक उत्पादकता। आई समझ में? जैसे घास तंत्र है तो घास जो है वो प्राथमिक उत्पादक है, लेकिन बकरी जो है, हिरण जो है, वो जो है आपका वो सेकेंडरी उत्पादक हो जाएगा, और उसी के संदर्भ में सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटता जाता है। ये ऊर्जा के संदर्भ में है कि नीचे से ये जो पिरामिड है, यहां से ये नीचे से ऊपर तक जो है, जो ऊर्जा का प्रवाह है, एनर्जी का फ्लो है, वो घटता जाता है, यही यहाँ पे कहा गया है। इसे समझाया जा सकता है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, न्यूटन के नियम से। इनमें से कोई नहीं। न्यूटन के नियम से यहाँ पे न्यूटन की कोई चर्चा नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, ये गलत है। बचते हैं दो, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या था? कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में जो है सिर्फ परिवर्तन होता रहता है। ठीक, लेकिन जो द्वितीय नियम था कि ऊर्जा जो है वो एक स्तर से दूसरे स्तर या किसी एक रूप से दूसरे रूप में जब रूपांतरित होती है या संचालित होती है तो उसमें कुछ ना कुछ मात्रा उसकी क्षय को प्राप्त होती है, ह्रास को प्राप्त होती है। तो वही चीज कहा जा रहा है कि ऊर्जा जो है उसका जो संचलन होता है, संचलन के क्रम में आप जो लिंडमैन का 10% का नियम पढ़े हैं वहां पर क्षय होता है ना, 90% वहां पे क्षय हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा संचलन की बात की जा रही है, तो वो जो है निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है? वो आपका ऊष्मागतिकी का जो है द्वितीय नियम के अनुसार वो उसकी व्याख्या की जा सकती है। क्लियर हो गया? अब आ गया आपका प्रश्न सक्सेशन से, अनुक्रमण से।
जो अनुक्रमण के हमने 6 सोपान बताए थे आपको, 6 बताए थे ना, उसमें से ये एक है। और इसके संदर्भ में आपको पूछा गया है कि आस्थापन इसेसिस से अभिप्राय होता है क्या? अगर वो क्लास आपने बढ़िया से देखी होगी तो इस प्रश्न को आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो सक्सेशन में हमने देखा था सबसे पहले स्तर पे क्या थे? न्यूडेशन थे, यानी कि पायोनियर कम्युनिटी यहां पर आएगी। फिर परिभ्रमण थे, स्थापना, प्रतिस्पर्धा। अब आप खुद गेस करिए कि पहले ऐसा क्षेत्र प्राप्त होता था जहां पे बिल्कुल भी कभी कोई प्रजाति नहीं प्राप्त हो रही थी, कोई जीव जंतु वनस्पति कुछ नहीं प्राप्त हो रही थी, तो वो न्यूडेशन वाला क्षेत्र था। फिर वहां पे जो है धीरे धीरे माइग्रेट करके इन्वेजिव स्पीसीज है ना, या दूसरे कोई जीव जंतु आते हैं, ठीक। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा तो बाद में होगी, तो बचा कौन? स्थापना। यानी कि वो आके वहां पर आस्थापित हो जाएंगे। फिर जो बीज रहेगा जो कहीं अन्यत्र से आया हुआ है, उसका अंकुरण होगा, वो स्थापित हो जाएगा। वही चीज यहाँ पर पूछा गया है इस में जो है। ये सारे प्रश्न छपते हैं बिल्कुल एग्जाम में, है ना, पीसीएस एग्जाम या जो भी है, वहां पर सीधे सीधे आते हैं शब्दावलियों से ही। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था। अब इस प्रश्न को जो है हमने एक स्टोरी भी बताई थी। अब आप रिलेट करके जो है इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, ध्यान से पढ़िए इसको। प्रश्न है, पारिस्थितिक अनुक्रमण का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था किसके द्वारा? क्या एपिओडम के द्वारा किया गया था, या क्लीमेंट्स के द्वारा, या हुल्ट के द्वारा, या किंग के द्वारा? किसके द्वारा? हमने कहा था जो पारिस्थितिक अनुक्रमण है उसका शब्द कौन दिया था? हुल्ट महोदय ने ना। कोई अगर टर्मिनोलॉजी, कोई अगर पदनाम कोई दे रहा है सबसे पहले, तो समझ लीजिए उसी ने तो सबसे पहले उस चीज का अध्ययन किया है, उसी ने उस चीज को पहचान दी है, उस टर्मिनोलॉजी को, उस पदनाम को। तो उस वही तो सबसे पहला अध्ययनकर्ता कहलाएगा। बाकी बाद में लोग आते हैं, सिद्धांत देते हैं, और फिर वो हाइपोथेसिस, परिकल्पना से जो है सिद्धांत के रूप में स्थापित हो जाता है। लेकिन जो पहले इन्होंने पदनाम दिया, उसका जो है टर्मिनोलॉजी दी, तो वो हुल्ट महोदय थे। ओडम जो है ये भी इकोलॉजी से संबंधित है, है ना, इकोलॉजी से संबंधित जो है कई सिद्धांत इन्होंने भी दिए हैं, लेकिन वो इतने अभी यहाँ पे चर्चा के योग्य नहीं है। जो क्लीमेंट्स थे ये भी 1916 में जो सक्सेशन का जो 6 अवस्थाएं थी, जो 6 प्रावस्थाएं थी, उसकी चर्चा किए थे। कौन? क्लीमेंट महोदय ने। किंग, जब आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तो किंग जो है वहां पर अपर्दन के सिद्धांत जो है वो इससे संबंधित है, किंग महोदय। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में करने वाले प्रमुख जीवाणु हैं। अब आ गया नाइट्रोजन साइकिल से आपका प्रश्न। नाइट्रोजन यौगिकीकरण, यौगिकीकरण से क्या मतलब है? यानी कि इकट्ठा करना, स्थिरीकरण, फिक्सेशन। शब्दावली समझ में आ गई? नाइट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास, फ्रैंकिया, अजो अजोस्पिरिलम। अब गेस करिए इसमें से कौन होगा? नाइट्रोबैक्टर तो होगा नहीं, ये आप जानते हैं नाइट्रिफिकेशन में नहीं आता ये। स्यूडोमोनास भी नहीं होगा। तो इसको एलिमिनेट करते हैं, एक को पहले एलिमिनेट करते हैं। एक यहाँ गया, यहाँ गया, 2 भी यहाँ गया, 3 4 सही है। यानी कि फ्रेंकिया और ये जो स्पिरिलम है, ये जो है आपके यौगिकीकरण में आते हैं। बाकी ऊपर के नाइट्रोबैक्टर और स्यूडोमोनास ये नहीं आते हैं। आप जानते हैं नाइट्रोजन साइकिल में जो है अमोनीकरण, विनाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, ये प्रक्रिया होती है। सबसे पहले
यूरिया होती है, यूरिया या जो भी आपके जो तत्व होते हैं, उसको जो है सरल पदार्थों में जो है तोड़ते हैं, उसका अमोनाइजेशन होता है। उसके बाद जो है नाइट्रीकरण होता है, जो नाइट्रीकरण होता है वो नाइट्रोबैक्टर करता है। ठीक, उसके बाद विनाइट्रीकरण होता है। विनाइट्रीकरण जो है वो आपके जो है दूसरे जीवाणु करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फ्रैंकिया है और ये जो अजोस्पिरिलम है, ये जो है इसका फिक्सेशन करते हैं। यहाँ पर आपको नए नए यहाँ पे नए जीवाणु मिल गए ना, तो इस तरह से यहाँ पर जो है जैसे राइजोबियम हुआ या दूसरे अभी जलीय तंत्र के बारे में भी है, वहाँ पे जो है आपका साइनोबैक्टीरिया से संबंधित जो है उसको भी अभी यहाँ पे देखेंगे, उसको प्रश्न के माध्यम से लिए हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी जीवाणु पाए जा रहे हैं सबको याद रखना पड़ेगा, सबको रट लीजिए, क्योंकि भूलते बहुत हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है इनको लेके। तो बार बार पढ़ेंगे तभी ये रिपीट होगा और तब जो है जाके आपके दिमाग में फिक्स होगा, परमानेंट मेमोरी में जाके। अगला प्रश्न है, अनुक्रमण क्रिया के आक्रमण इन्वेजन में होता है, क्या होता है? अस्थापन, अभी पिछली प्रश्न में देखा, ये तो बिल्कुल नहीं होता। एकत्रीकरण, पता नहीं, उपरोक्त तो सभी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। माइग्रेशन, कैसे? हमने अभी अभी चर्चा की आपसे कि जब न्यूडेशन की स्थिति पाई जा रही है तो उसमें उसके बाद कौन सी स्थिति आ रही है? उसके बाद सीधे इन्वेजन आ रहा है या माइग्रेशन आ रहा है? यानी कि कहीं प्रवास होके कहीं किसी दूसरे क्षेत्र से वो कोई जीव जंतु का अवशेष, ये ना, और किसी वनस्पति का अवशेष प्राप्त हो रहा है ना, कहीं दूसरे जगह से आ रहा है ना, किसी अन्य माध्यम से आ रहा है ना, कोई चिड़िया लेके आ रही है, वायु के माध्यम से आ गया है ना, इस प्रकार से आ रहा है ना, तो माइग्रेट होके आया ना, वही तो है अभिगमन इन्वेजन के संदर्भ में। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अगला है आपका, कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका है क्या? कार्बन चक्र में जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है, उसे जान लेते हैं। रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, ये क्या बोला है? अभी तक हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, अब क्या आ गया? रासायनिक संश्लेषण जीवाणु द्वारा। यानी कि एक ऐसी क्रिया जो जिसको घटित होने में सूर्य के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, वो सूर्य के प्रकाश की स्थिति में घटित नहीं हो रही है, प्रकाश की स्थिति में घटित नहीं हो रही है, वो जो है उस रासायनिक संश्लेषण है, कीमियोसिंथेसिस है। ठीक, तो उसमें क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। सही है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कैसे? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है उसको जो है पौधे ग्रहण करते हैं और अपने अंदर जैव मास का, बायोमास का निर्माण करते हैं। तो जो बायोमास का निर्माण हो रहा है, CO2 जो परिवर्तित हो रही है खाद्य पदार्थों में, भोज्य पदार्थों में, वही तो फिक्सेशन है। समझ में आया? तो ये चीज हो गया आपका, ये भी सही हो गया। अब सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन या ह्रास, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो अपघटक होते हैं, जो अपघटक कर्ता होते हैं, जो जैव अजैव घटक के मध्य की कड़ी होते हैं, वही तो जीवाणु होते हैं। और वही तो कहा पूछा जा रहा है कि भूमिका इनकी क्या क्या है कार्बन चक्र के संदर्भ में। तो ये भी हो गया ना आपका, यानी कि उपरोक्त सभी। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। ये तीन कथन, तीनों कथन तीन प्रश्न के समान है, इसलिए इसकी चर्चा जो मैं डिटेल में कर रहा हूं ताकि ये चीजें रिवीजन हो जाए और आपके दिमाग में स्थायी हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, सक्सेशन में सबसे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। निर्णायक भूमिका पूछा जा रहा है। मृदा, यानी कि भूमिका है, सबकी है, लेकिन समान महत्व की नहीं है। निर्णायक जिसकी भूमिका है उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। तो निर्णायक भूमिका किसकी है? क्या मृदा की है? मृदा बिल्कुल भी निर्णायक घटक हो सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना दूसरे हो सकते हैं, मृदा नहीं होगी।
समुदाय, समुदाय तो बाद में आएगा ना, सबसे पहले मृदा होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। जलवायु हो सकता है। जैविक घटक, जैविक घटक तो बाद में आएगा ना। जलवायु बचा आपका। तो जो जलवायु होती है, अगर किसी स्थान की जलवायु वो बेहतर नहीं होगी, वहां पे वो दशाएं नहीं प्राप्त होंगी, वहां पे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, जो जलवायु के कारक हैं वो अगर उचित वे में नहीं होंगे, उचित आदर्श दशाओं में नहीं प्राप्त होंगे, तो वहां पे अनुक्रमण कैसे घटित होगा। तो जलवायु की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है ना, क्योंकि आप जानते हैं जो भी सक्सेशन की 6 अवस्थाएं घटित होनी हैं, उसमें जो है जलवायु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे कम जैव विविधता देखी जाती है कहां पर? चरम समुदाय में। चरम समुदाय कब आ रहा है? अब जो 6 स्टेज थे ना, स्टेज 1 से लेके न्यूडेशन से लेके क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक जो है, वो 6 स्टेज आप याद करिए, मेमोराइज करिए उसको। तो क्या क्लाइमेक्स जो समुदाय था उसमें जैव विविधता सबसे कम प्राप्त हो रही थी? बिल्कुल नहीं। क्रम की जो सीरियल समुदायों में भी हो सकता है। नवीन पायोनियर समुदायों में, इनमें से कोई नहीं। ये भी गलत। बचा कौन सा? ये दोनों। ये भी गलत, ये सही है। कैसे? जब न्यूडेशन की क्रिया हो रही है तो सबसे पहले यहीं पर तो जो जीवन का उद्भव हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, मांस के रूप में, लाइकेन के रूप में, छोटे छोटे काई काई के रूप में, है ना, जो जीवन आ रहा है, तो वहां पर जैव विविधता सबसे कम ही तो प्राप्त होगी। और चरम समुदाय में यहाँ पहुंचते पहुंचते स्थायी हो जाते हैं, जो वन स्थल होते हैं, है ना, चरम जो सघन वन होते हैं, जैसे अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन के जन, तो ये जो है क्लाइमेक्स में अपने स्थायित्व को प्राप्त हो चुके हैं, स्टेबलाइज अवस्था में पहुंच चुके हैं। लेकिन ये जो नवीन पायोनियर जो समुदाय होते हैं, वहां पर सबसे न्यूनतम जल जल जैव विविधता प्राप्त होगी, क्योंकि अभी तो वहां पर शुरुआत हो रही है ना, अभी उसको क्लाइमेक्स तक पहुंचना है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ मिस्टेक हो गया है, फिलहाल आ गया है तो देख लेते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन क्या होता है? इकोटोन जो है एक संक्रमण क्षेत्र होता है। क्या होता है? संक्रमण क्षेत्र होता है। ये एक्चुअली स्लाइड में मिस्टेक हो गई थी, ये पहले होना चाहिए था, यहाँ पर आ गया है, लेकिन हम इसकी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक, वो आपके लिए लाभकारी ही होगा। इकोटोन जो है क्या होता है? इकोटोन संक्रमण क्षेत्र होता है जहां दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्र जो है आपस में मिलते हैं और उनकी विशेषताएं एक दूसरे से आंशिक रूप से समाहित हो जाती हैं। सरल शब्दों में ये सीमांत क्षेत्र होते हैं जहां दोनों तंत्रों के जीव पर्यावरणीय गुण एक साथ पाए जाते हैं। जैसे एक ऐसा क्षेत्र जैसे घास भूमि है, ठीक उससे लगी हुई वन भूमि है, तो वहां पर जो घास भूमि का जो सीमांत क्षेत्र है और जो वन भूमि का सीमांत क्षेत्र है, दोनों का जो संयुक्त क्षेत्र एक प्राप्त होगा ना। जैसे सपोज कीजिए, ये आपका जो है ग्रास लैंड हो गया और ये आपका जो है फॉरेस्ट एरिया हो गया। ठीक, तो इनका जो ये कुछ भाग आप ये ले लेंगे, ये वाला बीच का, तो यही जो होगा यही आपका इकोटोन होगा। ठीक, ये वाला क्षेत्र, और ये संक्रमण क्षेत्र है, तो यहां पर इसकी भी जीव जंतु समुदाय प्राप्त होंगे, इसकी भी जीव जंतु समुदाय प्राप्त होंगे, इसकी भी दशाएं, इसकी भी दशाएं, इसके साथ साथ यहां पर इसकी भी उत्पादकता प्राप्त होगी और इसकी भी उत्पादकता, जिसकी वजह से जो इकोटोन क्षेत्र होते हैं वो काफी विशिष्ट हो जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कैसे? आगे देखते हैं। दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों के बीच स्थित वह क्षेत्र जिसमें दोनों के घटक कंपोनेंट जैव एवं अजैव घटक मिश्रित रूप में उपस्थित होते हैं। यानी कि जो जैसे जलीय तंत्र है और स्थल तंत्र है, तो जल यानी कि तट
और स्थल यानी कि वहाँ पे जो स्थलीय भूमि प्राप्त होगी, वो जो एक क्षेत्र होगा, वो एक ये जैसे मैंग्रोव हो गया, है ना? या आपका जो है ज्वार नदमुख हो गया, एस्चुरी जो नदियाँ जहाँ पे गिरती हैं, जहाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, सीधे जैसे भारत के जो पश्चिमी तट की ज़्यादातर नदियाँ हैं, वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो वो भी जो संक्रमण क्षेत्र होता है, वो भी इकोटोन कहलाता है। ठीक है? आगे देखते हैं। जंगल और घास भूमि, अभी जो हमने उदाहरण लिया आपसे, उसका क्षेत्र जो होता है वो नदी और स्थल, जैसे ज्वार नदमुख की मैंने चर्चा की, ठीक। समुद्र तट के संदर्भ में और आर्द्र भूमि के संदर्भ में, ये जो क्षेत्र होते हैं, ये इकोटोन के सबसे उपयुक्त उदाहरण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता जो है उच्चतम प्राप्त होती है, अधिक प्राप्त होती है। यहाँ पर इस पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता भी ज्यादा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक और टर्मिनोलॉजी है आपकी, एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या चीज है? अब इसे देखिए ध्यान से, एज इफेक्ट क्या होता है। इकोटोन जो अभी हमने पढ़ा ना, इकोटोन जो अभी हमने देखा, उसी के संदर्भ में इकोटोन में प्रजातियों की संख्या व विविधता, जैव विविधता, प्रजातियों की विविधता अक्सर आसपास के मूल तंत्रों को की तुलना में अधिक होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे घास भूमि में जो प्रजाति प्राप्त हो रही है और वन भूमि में जो प्रजाति प्राप्त हो रही है, दोनों के मध्य में इकोटोन है। तो उनके अंदर जो संख्या है प्रजातियों की और जो विविधता है प्रजाति स्तर पे, वो जो है वहां पर इकोटोन के क्षेत्र में वो उच्चतम प्राप्त होती है। ठीक। इस ये जो वृद्धि है, इसी को एज इफेक्ट कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इकोटोन क्षेत्र होते हैं, ऐसे समझते हैं, ये आपका ग्रासलैंड हो गया, ये आपका फॉरेस्ट एरिया हो गया। ठीक। और ये जो मध्य का क्षेत्र, ये संक्रमित जो क्षेत्र बचा, ये आपका इकोटोन हो गया। और यहां पे जो बायोटिक या नॉन बायोटिक जो भी जैव अजैव जो आपके घटक होंगे, वो जो है दोनों भिन्न भिन्न होंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे जो है मृदा अलग विशेष प्रकार की है, यहाँ की मृदा अलग प्रकार की है, यहाँ जल की मात्रा उतनी वर्षा हो रही है नहीं हो रही है, यहाँ पे जो है किस मात्रा में वर्षा हो रही है या शुष्कता प्राप्त हो रही है। तो यहाँ दोनों दशाएं भिन्न है। लेकिन ये जो संक्रमण वाला क्षेत्र है, ये वास्तव में आदर्श क्षेत्र हो जाता है, आइडियल एरिया हो जाता है। किस संदर्भ में? प्रजातियों की संख्या में प्लस विविधता में। क्यों? क्योंकि यहां पर संसाधन ज्यादा प्राप्त होंगे। ठीक। उसकी वजह से ये जो आदर्श क्षेत्र प्राप्त हो जाता है, प्रजातियों की संख्या ज्यादा प्राप्त होती है, प्रजातियों में विविधता ज्यादा प्राप्त होती है। और जो इस क्षेत्र की अपेक्षा और इस क्षेत्र की अपेक्षा जो यहाँ पे जो वृद्धि प्राप्त हो रही है, यहाँ पर जो वृद्धि प्राप्त हो रही है, जो एक एज मिल जा रहा है ना, जो एक अग्रिम चीजें हो जा रही हैं, एडवांस चीजें हो जा रही हैं, वहां से ज्यादा हो जा रही हैं, वही चीज तो है आपका एज इफेक्ट। वही चीज है आपका एज्ड इफेक्ट, है ना? उसी की चर्चा तो यहाँ पे हम कर रहे थे। यही है आपका एज इफेक्ट। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब यहीं पे फिर हमारा अगला जो प्रश्न की श्रृंखला चल रही थी, अब वो शुरू हो जाती है फिर से पुनः। प्रश्न है, कवक मूली सहवास में कवक तंतु, ये फंगल है,
फंगल माइसिलियम क्या होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, उसे देख लेते हैं। कवक मूली सहवास जो होता है में कवक तंतु की, फंगल माइसिलियम की क्या भूमिका होती है, कवक तंतु की क्या भूमिका होती है, इंग्लिश पे मत ध्यान दीजिए, आप हिंदी पर ही ध्यान दीजिए कि जो कवक मूली सहवास होता है, एसोसिएशन होता है, में कवक तंतु की क्या भूमिका होती है, उसके संदर्भ में प्रश्न है। खनिज अवशोषण में सहायक होता है, में भी हो सकता है। कवक मूली सहवास एक्चुअली क्या है कि लाइकेन में क्या होते हैं, शैवाल एवं कवक की जो है संयुक्त एक व्यवस्था होती है ना, एक मैकेनिज्म होता है ना, वही तो लाइकेन कहलाता है। तो उसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो कवक मूली सहवास है उसमें जो है वो किस प्रकार मतलब उसकी भूमिका क्या होती है, वही पूछा जा रहा है। तो उसमें क्या खनिज अवशोषण में सहायक होते हैं, या खनिज व जल के अवशोषण में सहायक करते हैं, या सहभोजी के रूप में व्यवहार करते हैं, या परजीवी के रूप में व्यवहार कर, परजीवी के रूप में मतलब वहां पे हानि हो रही है ना, दोनों प्रजातियों को या तो लाभ हो, या तो एक प्रजाति को हानि हो, या तो दोनों को हानि हो, या तो एक को जो है हानि हो एक को लाभ हो, या तो एक को लाभ एक को हानि हो, इस तरीके से जो संबंध बनता है। ठीक, जो हमने आपसे पहले चर्चा ही की है। तो उसी संदर्भ में है कि कवक मूली सहवास जो होता है में कवक तंतु की जो भूमिका है उसके संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो वो क्या करता है, खनिज एवं जल के अवशोषण में सहायता करता है। ठीक, क्लियर हो गया, इस चीज को रट लीजिए। आ गया प्रश्न, लाइकेन की चर्चा इतनी बार हुई थी तो आना ही था, स्वाभाविक था। लाइकेन्स अभिव्यक्त करते हैं क्या? लाइकेन का जो एक मैकेनिज्म है, एक व्यवस्था है, वो क्या दर्शाती है? परजीविता, अभी जो हमने बताया, परजीविता मतलब ये वाला एमेंसेलिज्म, बिल्कुल भी नहीं। सहभोजिता, यानी कि साथ साथ भोजन करते हैं, हो सकता है, थोड़ा सा निकट है लेकिन ये भी नहीं होगा। सह परोपकारिता, यानी कि कवक जो शैवाल कवक का जो कॉम्बिनेशन है उसमें सहोपकारिता है, सिम्बायोसिस है, दोनों एक जो है ना, एकदम एक दूसरे पे निर्भर हैं, और दोनों जो है समान रूप से भागीदारी कर रहे हैं और समान रूप से लाभप्रद हो रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अगला है आपका प्रश्न, एक अच्छे जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नोस्टाक की कॉलोनी पाई जाती है। ये प्रश्न जो है तथ्यात्मक रूप से आपके लिए बिल्कुल भी नया होगा। ठीक, इसलिए हमने जानबूझकर ये प्रश्न लिए हैं ताकि प्रश्नों के माध्यम से भी आपका रिवीजन होता रहे। ठीक, और आज चीज़ें आपको समझ में आती रहें, स्थायी होती रहें, और बाकी तो आप नोट्स बनाते ही चल रहे होंगे, है ना। अगर नोट्स बनाए रहेंगे तो उसको यहाँ पे एक बार क्लास देख लेंगे, नोट्स सामने रख लेंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक, अगर रिवीजन आप नहीं करेंगे तो फिर उसकी हानि आप ही को उठानी पड़ेगी। एक अच्छे जैव उर्वरक के रूप में एजोला जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे एक तथ्य मिल गया कि जो एजोला है वो जैव उर्वरक है। अभी तक हम रासायनिक उर्वरक को जानते थे, अब यहाँ पर हमें बायो फर्टिलाइजर के बारे में भी जानकारी मिल गई। किसके रूप में? एजोला के रूप में। क्योंकि इसमें नोस्टाक की कॉलोनी पाई जाती है। नोस्टाक भी कुछ होता होगा, कोई जीव जंतु या पादप होता होगा, की कॉलोनी पाई जाती है। किस रूप में? एक परजीवी के रूप में। अगर जैव उर्वरक है वो हमें लाभप्रद स्थिति में पहुंचा रहा है तो क्या वो परजीवी होगा? मुझे तो नहीं लगता, कॉमन सेंस की बात है। एक सहजीवी के रूप में भी हो सकता है, एक कवक मूल के रूप में, एक अधिपादप के रूप में। अधिपादप दूसरे चीज होते हैं, एपिफाइट होते हैं, वो होगा नहीं। एक कवक मूल के रूप में ये भी नहीं होगा। बचता कौन है? एक सहजीवी के रूप में। ये आपका हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्लेब्सिएला है एक क्या? क्लेब्सिएला जो है एक पैथोजन है, रोग कारक है ये। इसको इंग्लिश में पैथोजन कहते हैं।
देवनागरी में लिख रहे हैं। ठीक। पैथोजन क्या होते हैं? जो ऐसे जीव होते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया है ना, ये जीवाणु है, जो मनुष्य को या जीव जंतु को बीमार बनाने में सक्षम होते हैं, चाहे वो हमारे सांस के माध्यम से, चाहे त्वचा त्वचा के माध्यम से, चाहे पीने योग्य जल के रूप में, कहीं भी हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इस रूप में जो है हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उस संदर्भ में जो क्लेबसिएला जो है, ये ना स्थिरकर्ता, नाइट्रोजन स्थिरकर्ता तो होगा नहीं, परजीवी भी नहीं होगा, बचता कौन है? सहभोजी, ये भी नहीं होगा। ये परपोषी है एक्चुअली, यानी कि जीव जंतुओं में जो है प्राप्त होता है, और वहां पे जो ये वाला ये संबंध वहां पे बनता है, यानी कि इसको लाभ होता है और जिस प्रजाति से जुड़ा होता है उसको हानि होती है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नोस्टाक और एनाबीना जैसे नील हरित शैवाल पाए जाते हैं कहाँ? ये आ गया ना जलीय तंत्र के बारे में, एनाबीना, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, जलीय तंत्र के बारे में, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं या जो भी जीवाणु कारक होते हैं, उनको भी याद कर लीजिएगा। तो आ गया उसी संदर्भ में प्रश्न। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नोस्टाक और एनाबीना जैसे नीलहरित शैवाल पाए जाते हैं कहाँ? साइकस की प्रवाला लाभ में, काफी कठिन हिंदी है, एंथोसिरोस के थैलेस में और एजोला में, धान के खेत में, उपरोक्त सभी। जो साइकस होता है, साइकस एक पादप होता है, इसके जड़ों में जो है ये पाए जाते हैं। ठीक, ये भी सही है। एंथोसिरोस के थैलेस में और एजोला में, ये भी सही है आपका। धान के खेत में तो ये पाए ही जाते हैं, जिसके हमने चर्चा की थी। इन दोनों की चर्चा हमने नहीं की थी, अब यहाँ पर चर्चा हो गई। यहाँ पर इस चीज को आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अगली बार से अगर एग्जाम में यही चीजें आ जाएं तो वहां पर आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया जलीय तंत्र में है, जो नोस्टाक और एनाबीना के माध्यम से होती है, जो नीले हरे शैवाल होते हैं, वो जो है धान के खेतों में तो उपयोगी होते ही हैं, वहां पे फिक्सेशन नाइट्रोजन का करते ही हैं, लेकिन साइकस की प्रवाल जड़ों में भी करते हैं, और एंथोसिरोस के थैलेस में भी एजोला जो है, एजोला के रूप में करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे और जानवरों के विभिन्न कार्बनिक अणुओं में जो रासायनिक बंध ऊर्जा उपस्थित है, वे भौतिक वातावरण में मुक्त होते हैं किस रूप में? प्रश्न की भाषा क्लिष्ट है, लेकिन प्रश्न आसान है। पौधे, जानवरों के विभिन्न कार्बनिक अणुओं में जो रासायनिक बंध ऊर्जा, हमें सिर्फ ऊर्जा से तात्पर्य है, बंध ऊर्जा भूल जाइए कि ये एटीपी है या एडीपी है ना, कुछ भी है, उससे हमें नहीं मतलब है। वे भौतिक वातावरण में मुक्त होते हैं। ठीक है, ऊर्जा तो भौतिक वातावरण में मुक्त होगी ही। ठीक, अब कह रहा है कि कोशिकी अपघटन में जो है मुक्त होती है क्या? बिल्कुल होती है। हमने कहा था जब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल रहा था, है ना, जो परिवर्तन हो रहे थे, जो वहां पे क्रेब्स चक्र की हमने चर्चा की थी संक्षिप्त में, तो वो सब चीजें जो है कोशिकीय स्तर पे जो है, कोशिका विभाजन होता है वहां पे। एक, आप जानते हैं जो शरीर है उसकी सबसे सूक्ष्म इकाई कोशिका होती है, और कोशिका एक एक तंत्र होता है, कोशिका तंत्र होता है। कोशिका में जो है विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं घटित होती हैं, तो उस क्रम में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो उस संदर्भ में वहां पे अगर कोशिकीय परिघटना हो रही है तो उसमें जो है कुछ ऊर्जा का क्षरण तो होगा, तो उस संदर्भ में कोशिकीय अपघटन तो होगा ही होगा, वहां पे ऊर्जा का जो क्षरण हो रहा है। फिर श्वसन, श्वसन में बिल्कुल जानते हैं रेस्पिरेशन हो रहा है, अगर हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, फिर अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं चल रही हैं, तो उसमें जो है बिल्कुल बंद ऊर्जा उपस्थित है, तो वहां पे जो है ना, वातावरण में मुक्त होगी।
फिर ह्यूमस बनाना और निजीकरण द्वारा। जब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो फिर जीवाणुओं या कवकों द्वारा उनका जो है अपघटन किया जाता है, तो वहां भी तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, वो मृदा में जाती है, तो उसी की चर्चा की गई है। तो ये भी हो गया, यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो हो गए। पौधे और जानवरों के विभिन्न कार्बनिक अणुओं में जो रासायनिक बंध ऊर्जा उपस्थित है, वे भौतिक वातावरण में मुक्त होते हैं। किसके किसके द्वारा? कोशिकीय अपघटन द्वारा भी होते हैं, श्वसन द्वारा भी होते हैं, और ह्यूमस बनाना और निजीकरण के द्वारा भी होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में स्वनियंत्रण होता है, सेल्फ बैलेंस होता है क्या? स्वनियंत्रण क्या चीज है? जैसे हमारे पृथ्वी की ग्रही सीमा है। ग्रही सीमा क्या है? कि यानी कि अगर हम जल तंत्र को, वायु तंत्र को, है ना, जो पूरे हमारे जो वायु वातावरण में जो एरोसोल विद्यमान है उनका मात्रा, या महासागरीय लवणता की मात्रा, उसके तापमान की मात्रा, ये सब ग्रही सीमाएं कहलाती हैं कि हम कितने मात्रा में जल को प्रदूषित कर सकते हैं, कितने मात्रा में जो है हम एरोसोल को दुष्प्रभावित कर सकते हैं। जो एक मैकेनिज्म है, लगभग 9 ग्रही सीमाएं होती हैं, तो उसे आप देख लीजिएगा। तो उस तंत्र में कह रहा है कि पारितंत्र में स्वनियंत्रण की प्रक्रिया होती है। तो जो मैंने ये 9 ग्रही सीमाएं की यहाँ पे चर्चा की, एक्चुअली क्या है कि पृथ्वी का सेल्फ जो है अपना एक नियंत्रण सिस्टम होता है कि अपने आप को बैलेंस करती है पृथ्वी। तो उस जो सीमा होती है उसके अंतर्गत अगर आप हैं, यानी कि अगर सपोज कीजिए 0 से लेके 10 की यात्रा है, और आप जो है अभी 0 से लेके 3-4 तक पहुंचे हैं, यानी कि 3-4 के स्तर पे पहुंचे का तात्पर्य ये है कि यहां पर पहुंचकर आप जो है 50% के आसपास आप हानि पहुंचाए हैं, आप 50% नहीं पहुंचाए हैं, तो हो सकता है पृथ्वी अपनी ग्रही सीमा के अंतर्गत इसको बैलेंस कर ले जाए। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाए कि आप इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, जो वहनी क्षमता है, वो 10 तक है और आप 9 तक पहुंच गए हैं या 9.5 तक पहुंच गए हैं, तो क्या पुनः पुनर्भरण की क्षमता के अंतर्गत पृथ्वी अपने आप को समायोजित कर पाएगी? पारितंत्र आपको अपने आप को समायोजित कर पाएगा? नहीं। यही इसी संदर्भ में जो है यहाँ पे ये प्रश्न है, इसी की चर्चा की गई है कि पारिस्थितिक तंत्र में स्वनियंत्रण होता है क्या? जांच और संतुलन द्वारा, शिकार परभक्षी पारस्परिक क्रिया द्वारा, ऊर्जा प्रवाह और सही खाद्य श्रृंखला द्वारा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है, जो स्वनियंत्रण है, वो जो है हमारे सूक्ष्म पर्यावरण जो है उसके संदर्भ में है। और हमने जो आपको चर्चा की वो जो है बृहद स्तर पर, ग्रहीय स्तर पर, टेरेस्ट्रियल स्तर पर था, यानी कि पूरे हमारे ग्रहीय स्तर पे था, पृथ्वी के स्तर पे था, पार्थिव स्तर पे था। ठीक। तो वहां पे जो है पारितंत्र में जो है ये प्रक्रिया हो रही है स्वनियंत्रण की। तो पारितंत्र में स्वनियंत्रण जांच और संतुलन द्वारा होता है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र अपना देखता है, अपनी जांच करता है, अपना मूल्यांकन करता है उस प्रकार से कि कहाँ किससे बैलेंस हो रहा है। जैसे पारितंत्र ने व्यवस्था की है अम्ब्रेला प्रजाति की, संकेतक प्रजाति की, जो अभी हमने चर्चा की, तो वो क्यों की है? इसी के लिए की है कि वो अपना नियंत्रण करता रहे। ठीक। तो ये सही हो गया आपका। शिकार परभक्षी पारस्परिक क्रिया द्वारा, अभी हमने आपसे कहा कि जो बाघ होता है वो अम्ब्रेला प्रजाति होता है, किस प्रकार से जो हिरण होते हैं, जो नीलगाय होते हैं, उनका शिकार करके बैलेंस बनाता है, तो इसके द्वारा भी होता है। ऊर्जा प्रवाह और सही खाद्य श्रृंखला, अगर ऊर्जा का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो रहा है और सही खाद्य श्रृंखला नहीं है, वहाँ खाद्य श्रृंखला में विसंगति उत्पन्न हो जा रही है, किसी जीव की मात्रा ज़्यादा हो जा रही है, जो अम्ब्रेला प्रजाति है उनकी मात्रा जो है कम हो जा रही है, तो वहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट होगा ना, वहाँ पर असंतुलन व्याप्त होगा ना। इसलिए जो है ये विकल्प आपका सही हो जाता है, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी के द्वारा स्वनियंत्रण जो प्रक्रिया होती है, इन सब की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण होती है। ठीक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो उच्च श्रेणी के उपभोक्ता हैं वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं?
प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, क्लाइमेक्स कंज्यूमर, ठीक, शीर्ष उपभोक्ता। तो उच्च उपभोक्ता की बात हो रही है तो केवल प्राथमिक उपभोक्ता से, केवल द्वितीयक उपभोक्ता से, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता से, प्राथमिक उत्पादक से तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये यहाँ आके भोजन करेगा, ऐसा संभव नहीं है। यानी कि शेर जो है या बाघ है वो आके सीधे घास खाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्राथमिक व द्वितीयक हो सकता है, केवल द्वितीयक केवल 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 बिल्कुल भी नहीं होगा। वो हिरण का भी भक्षण करेगा या दूसरे चीज जो मांसाहारी जीव है उनका भी भक्षण करेगा। तो इस प्रकार से प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ताओं से जो है वो भोजन प्राप्त करेगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्लॉस्ट्रिडियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में, स्थिरीकरण में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। ये तो क्लियर हो गया प्रश्न से कि क्लॉस्ट्रिडियम जो होता है वो नाइट्रोजन में के स्थिरीकरण में सहायक होता है। ये तथ्य आपका क्लियर हो गया प्रश्न से ही। अब किस प्रकार से सहायकता करता, स्थिरीकरण करता है उसे देख लेते हैं। क्या यह प्रक्रिया वायवीय होती है, यानी कि O2 की उपस्थिति में होती है, अवायवीय होती है, अनाक्सित है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है, सहजीवी होती है, या इनमें से कोई नहीं? गेस करिए। क्लॉस्ट्रिडियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, वायवीय नहीं, अवायवीय, एनाएरोबिकली होता है। ठीक, क्लियर हो गया। इस चीज को रट लीजिए, तथ्य है। ऐसे तथ्य याद नहीं होते हैं, उनको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। पहले एक दिन करिए, फिर उसके अगले दिन रिवीजन करिए, फिर एक हफ्ते बाद करिए, फिर 20 दिन बाद करिए। तो इस तरह से एक प्रक्रिया होती है, फिर वो चीज़ें स्थायित्व हो जाती हैं। ठीक है, थॉट थॉट प्रोसेस में आपके जब चीज़ें आ जाती हैं तब वो नहीं भूलती हैं। अगला प्रोसेस है, प्रश्न है, अधिपादप एपिफाइट का अच्छा उदाहरण है। अभी ये शब्द आया था पीछे, एपिफाइट का अच्छा उदाहरण है। हालांकि इसमें उदाहरण सभी हैं, लेकिन अच्छा उदाहरण पूछा जा रहा है। पादप प्लवक ये अधिपादप नहीं होते हैं। लाइकेंस और आर्किड, लताएं और कंठलताएं। हालांकि लताएं और कंठलताएं भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं है, केवल ये है लाइकेंस और जो आर्किड होते हैं वो जो है अधिपादप के सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को कहा जाता है। आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा। अनुक्रमण के अंतिम समुदाय यानी कि चरम पे स्थिति पहुंच चुकी है, पायोनियर, है ना। जैसे कहा जाता है कि जो आप अपने घर की स्थिति सुधारने के लिए जो है काफी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं ना, कि आप जो है आप अपने घर के पायोनियर कम्युनिटी बनना चाहते हैं, कि आप ही से आपको सब कुछ शुरुआत होगी, आप जो है अधिकारी बनेंगे, फिर वहां से जो है एक श्रृंखला शुरू होगी और वो जो है चरम तक पहुंचेगी। ठीक, तो आप जो है पायोनियर कम्युनिटी हो गए। फिर ये जो आपके बाद जो लोग आएंगे वो सीरियल कम्युनिटी में आ जाएंगे। लेकिन एक स्थिति अब तब आती है जब आदमी कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुंच जाता है, तो वो चरम की स्थिति होती है। तो वही बात की जा रही है कि अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्लाइमेक्स तक, क्लाइमेक्स समुदाय तक। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है क्या? जो पारिस्थितिक तंत्र है में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसे होता है? उच्च से निचले ऊर्जा स्तर की ओर। क्या ऊर्जा जो है पारिस्थितिक तंत्र में, ये जो पारिस्थितिक तंत्र है, तो क्या ऊर्जा यहाँ से इधर आती है या इधर से इधर जाती है? यही पूछ रहा है। अभी हमने इसकी चर्चा की थी पीछे। अब अगर आपको याद होगा तो ये प्रश्न आप उसका उत्तर दे ले जाएंगे। उच्च से निचले ऊर्जा स्तर की ओर नहीं, निचले से उच्च की ओर में भी, भौतिक पर्यावरण से प्राथमिक उपभोक्ता की ओर। निचले से उच्च स्तर की जो ओर जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी कि प्राथमिक उत्पादक आपके आएंगे, यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे,
फिर जो है द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, यहाँ पर जो है 100% ऊर्जा अगर है तो यहाँ पर जाके केवल 10% ही बचेगी। तो इस प्रकार से जो है ऊर्जा का जो है संचरण पारिस्थितिक तंत्र में होता रहता है। ठीक। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है कैसे? नाइट्रोजन का अमोनिया में, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, नाइट्रोजन का अमोनी एमिनो अम्ल में, ए तथा बी दोनों में। प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है कैसे? क्या नाइट्रोजन का अमोनिया में होता है यौगिकीकरण में? बिल्कुल होता है। नाइट्रोजन का नाइट्रेट में होता है? बिल्कुल होता है। नाइट्रोजन का अमीनो अम्ल में, सीधे अमीनो अम्ल में कहाँ होता है? तो ए तथा बी में होता है। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक। तो इस प्रकार से पर्यावरण पारिस्थितिकी की क्लास में जीवों शुरू करने से पहले जो है कुछ बचे हुए टॉपिक थे, जिन पे जो है हमने उनके परिभाषा, उनके महत्व, उनके उदाहरण देख लिए, है ना। कुछ जो महत्वपूर्ण पदनाम थे, टर्मिनोलॉजी थी। उसके बाद जो है संपूर्ण जो कक्षाएं हमने ली थी, वहां से कुछ चुनिंदा प्रश्न थे जो तथ्यात्मक रूप में भी थे, है ना, जिनको जो है आपको जानना आवश्यक था एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो उसके संबंध में हमने चर्चा कर ली। और एक चीज यहाँ पर, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर कुछ आप यहाँ पर इस क्लास में आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, है ना, किसी भी रूप में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके वहां पर कमेंट कर सकते हैं। हम उसे जो है सहर्ष पूर्वक स्वीकार करेंगे और उस चीज को अपनी यहाँ प्रक्रिया में शामिल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।